राजस्थान में अपराधों के आंकड़ों को लेकर विपक्ष और सरकार के मध्य में जुबानी आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। इसके बीच में पुलिस विभाग का आंकड़ा अलग ही तथ्यात्मक रूप से वेबसाइट पर मिलता है। यह कहा है पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने। पुलिस महानिदेशक जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों की एक अहम बैठक उदयपुर में ली, अपराधों की समीक्षा की। और क्या कहा पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगाने का रिमोट कंट्रोल भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास हो, लेकिन जिस तरह से अपराधों के आंकड़ों को लेकर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है, मुख्यमंत्री भी जवाब दे रहे हैं। इस बीच जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने यहां पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक ली। यहां लाठर ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की और जिस तरह से एक मजबूती के साथ एमएल लाठर राजस्थान में कार्य कर रहे हैं, कोरोना काल होने के बावजूद भी उन्होंने अपराधियों का हौसला पस्त और पुलिस का हौसला बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं और मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि अपराध घटे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने राजस्थान में महिला अपराधों, बाल अपराधों, संगठित अपराधों और कई तरह के मुद्दों पर पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श किया। पुलिस अधिकारियों की बैठक के पश्चात पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस वजह से कोरोना महामारी को रोकने के साथ साथ हमारे द्वारा अपराध को नियंत्रण में करने की भी एक चुनौती थी। तो ये काम पुलिस द्वारा बखूबी निभाया गया है। दिन रात मेहनत कर हमारे जवानों द्वारा, हमारे अधिकारियों द्वारा इस काम को पूरा सफल तरीके से हैंडल किया है इस काम को। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन कंप्लीट था, तो वो एक अबनॉर्मल ईयर था, लोगों में भय भी था कोरोना का। इस वजह से पिछले साल क्राइम 2019 के मुकाबले बहुत कम रहा। इस बारी क्योंकि नॉर्मल गतिविधियाँ जारी थी, तो क्राइम अपना वही नॉर्मल गति से था। लेकिन 2019 को देखते हुए इस साल अभी तक जो 6 महीने निकले हैं, अपराध उसके मुकाबले कम है। चाहे वो पूरा ओवरऑल अपराध हो, चाहे वो स्पेशल जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हो, चाहे दूसरा हमारी अपराध हैं, सभी में 19 के मुकाबले इस साल जो 21 में है करीब 9% का डाउन है। लेकिन 20 के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले साल का एक नॉर्मल ईयर नहीं था, वो अब नॉर्मल था। इस वजह से उसको देखते हैं तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन 19 के मुकाबले ये करीब 9% कम है। जहाँ तक अपराध जो महिलाओं संबंधी अपराध हैं, उसमें राज्य सरकार द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं। एक तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2019 में बनाई गई थी। उस टाइम जो है ये यूनिट डिप्टी एसपी के नेतृत्व में बनाई गई थी। लेकिन अभी इस साल के बजट में इन सभी यूनिट को एडिशनल एसपी लेवल का बना दिया गया है। इसमें अब एडिशनल एसपी इसके इंचार्ज होंगे और ये एडिशनल एसपी सभी तरह के क्राइम जो वीकर सेक्शन का होता है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट SC ST हो, चाहे वो बच्चों के विरुद्ध हो, इस सभी क्राइम को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर ये एडिशनल एसपी उसको सुपरवाइज करेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता को और बेहतर करेंगे, और जो न्यायालय में इसकी पैरवी है वो भी अच्छे ढंग से करेंगे। एक तो ये राज्य सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और 2019 में
एक तो ये यूनिट बनाई थी, दूसरा यदि थानों में अपराध दर्ज नहीं करता है कोई, तो सीधे एसपी ऑफिस में अपराध दर्ज कराने की एक सिस्टम ईजाद किया गया था। और ये सिस्टम 2019 की जून से चालू है। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक करीब 202 लोगों ने अपने एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज कराई हैं और इनमें से 18 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें परिवादी वास्तव में थाने पर गया था, लेकिन थानाधिकारी द्वारा अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया गया था। तो ऐसे 18 थानाधिकारियों के विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई की है ताकि दूसरा कोई इस तरह की गलती दोबारा ना करे। अभी इसी व्यवस्था की वजह से, क्योंकि अब हमारे थानाधिकारी यदि टाल मटोल करेंगे तो उनके विरुद्ध 166 ए का अपराध भी पंजीबद्ध किए गए हैं और ये विभागीय कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। इसी एक्शन की वजह से मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो 2018 में 34% अपराध महिलाओं वाले 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय के मार्फत दर्ज होते थे, वो अब घटकर करीब 15% रह गया है। कहने का मतलब अब सीधे एफआईआर ज़्यादा दर्ज होने लगी हैं और लोग सीधा थाने पर पहुंचने लगे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और जहां तक अपराध पंजीकरण और अपराध बढ़ने की बात है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अपराध पंजीकरण ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि अपराध बढ़ गया है। अपराध पंजीकरण से जो निर्बाध पंजीकरण की जो नीति राज्य सरकार ने अपनाई है कि सभी तरह के परिवाद जिनमें संज्ञेय अपराध बनता है वो अविलंब दर्ज होना चाहिए, ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके, राहत मिल सके। इसमें सबसे फ़ायदा जो है कमज़ोर तबकों को हुआ है। आपको ध्यान होगा, आप भी इस सोसाइटी में रहते हो, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो पहुंच वाले व्यक्ति हैं, जान पहचान वाले व्यक्ति हैं, वो तो अपना जो मुकदमा दर्ज कराते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसी व्यवस्था अभी तक बनी हुई थी। लेकिन निर्बाध पंजीकरण की जो व्यवस्था राज्य सरकार ने एक जन कल्याणकारी नीति पर अपनाई है, उसके अंतर्गत अब इन तबकों को भी सीधा आसानी से अपनी पीड़ा थाने में पहुंचाने में सुगमता हुई है, उनको सरलता हुई है और जिसकी वजह से पंजीकरण में वृद्धि हुई है। हमारा जो राजस्थान का पहले 2018 में इस नीति से पहले जो एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम था वो 288 दिन का था, जो घटकर अब वो करीब 114 दिन के आसपास रह गया है। इससे आपको पता चलेगा कि इन इकाइयों के गठन से कितना आम जन को, महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह नेशनल लेवल पे इन अपराधों का पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन का जो एवरेज है वो 35% है, हमारे यहाँ केवल 9% है। इसी तरह करीब करीब हर पैरामीटर में हमारे यहाँ, चाहे वो कन्विक्शन का हो, चाहे वो पेंडेंसी का हो, यहाँ बेहतर है। और ये राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका ही परिणाम है कि एक तो निर्बाध पंजीकरण है और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन में टाइम जो अब कम लग रहा है पहले के मुकाबले। और अभी इसको जैसे आपको बताया एडिशनल एसपी का बनाने से इसमें और फ़ायदा होगा। जहाँ तक अभी आज की समीक्षा का सवाल है, वो अभी हम 4 जिलों की तो कर चुके हैं, 2 का भी बाकी है। जो ट्रेंड राजस्थान का है वो लगभग वैसे ही यहाँ पर है। अब आपको कोई क्वेश्चन तो आप पूछिए।
देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया था, अपराध बीमार मानसिकता की उपज है, और जब तक बीमार व्यक्ति का इलाज अस्पताल में नहीं करोगे तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। अब जब तक ये पंजीकरण हम नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज संभव नहीं है। जैसे ही पंजीकरण होता है तो वो उस बीमार अपराधी को एटलीस्ट जो न्यायालय की प्रक्रिया के मार्फत उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है। जितना ये ज़्यादा अपराध तो समाज में पहले से ही है, बस इतना ही फ़र्क है कि हम उसमें जो रजिस्ट्रेशन में बढ़ावा हुआ है उसके माध्यम से अपराधियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने में आसानी है। दूसरा, राजस्थान में पूरे इंडिया का 37% जो झूठे केसेस इंडिया में दर्ज होते हैं उसका 37% केवल राजस्थान में है। उसका इंडिया का टोटल का 37, हमारा तो कुल का ज़्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में 37% FR फॉल्स हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अपराध पंजीकरण बड़ा आसान है, सरल है। हम पहले मुकदमा दर्ज करते हैं, बाद में पता चलता है ये सही है या गलत है। अभी मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं बताऊंगा। अभी पिछले वीक जिसको लेके आप बात कर रहे हैं, अलवर में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि वे लड़की का किडनैप करके ले गए, गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म हुआ और किशनगढ़ बास वगैरह छोड़ दिया। जैसे ही उस लड़की के न्यायालय में बयान कराए, वो सब बातों से मुकर गए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ से अनबन हुई और मैं अपने दोस्तों के साथ चली गई। हमारे लिए तो उस दिन तो आपकी वजह से जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी वजह से एक सेंसेशनल खबर अखबार में आई, लेकिन वास्तविकता क्या है वो हमें मालूम है। वो न्यायालय में जाने के बाद ही पता चलता है। आपके सामने ही अभी जो ये अपराध जो हमारा सरलता से जो दर्ज कर रहे हैं उसकी वजह से ही है। अभी कई जो संपत्ति संबंधी अपराध देखने को मिले हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे यहाँ हो, ये ट्रेंड एक इमर्ज हुआ है कि फर्स्ट टाइमर उनमें शामिल पाए गए, जिनका पहला अपराध ही ये संपत्ति संबंधी अपराध था। और उनमें कईयों को देखा गया, उनकी जो छोटी मोटी रोजगार थी वो जो करते थे वो छूट गया इस कोरोना की वजह से। वास्तव में इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या रहा वो तो कोई स्टडी बता सकती है, लेकिन हमारे ये जो लिमिटेड जो अभी हमारे आंकड़े हैं उसमें ये काफ़ी हद तक साफ़ है कि इसकी वजह से जो इनके छोटे मोटे रोज़गार थे वो छूटे हैं और जिसकी वजह से वो अपराध में शामिल हो गए। देखो, हम तो ये निरंतर प्रयास में रहते हैं, लोगों से मिलकर रहें, समाज में जो लोग रहते हैं उनसे हमारा संपर्क रहे और जो भी इंटेलिजेंस उनके पास है वो निर्भीक होकर हमारे से शेयर करें, ताकि हम कम होते हुए भी ज़्यादा काम कर सकें। क्योंकि होता क्या है, इंटेलिजेंस कलेक्शन में टाइम लगता है, और यदि कोई समाज का व्यक्ति वो इंटेलिजेंस हमें पास ऑन कर देगा तो ऑपरेशन करने में हमें देर नहीं लगेगी, और वो आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग, चाहे वो ग्राम रक्षक है, चाहे पुलिस मित्र है, चाहे वो CLG का है। अभी हमने जैसे महिलाओं के अपराधों को देखते हुए एक सुरक्षा सखी का भी हर थाने में गठन किया है। उसमें महिलाओं को एक CLG टाइप ग्रुप बनाया है ताकि वो अपने पंचायत में, अपने वार्ड में सूचना रखें, महिलाओं को शिक्षित करें, उनको क्या कानूनन अधिकार हैं, वो क्या क्या उपयोग में ले सकती हैं, सेल्फ डिफेंस कहाँ से ले सकती हैं। हमारे यहाँ जैसे लाइनों में ऑनलाइन आप रजिस्टर करा सकते हो, अगर आत्मरक्षा के लिए कोई महिला
कोई ट्रेनिंग लेना चाहती हो, वो भी हमने व्यवस्था की हुई है। तो ये व्यवस्थाएं हमने जो सामुदायिक पुलिसिंग का जो एक कंसेप्ट है वो लागू किया हुआ है। आप लोग आगे आएँ और शामिल हो। सर, आपने 4 डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा की है, कहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे पुलिस को और ज़्यादा बात करने की जरूरत है? कहाँ? देखो, जो आपने खुद ही पहचान किए 2-3 एरिया, उसी में काम करने की ज़रूरत है, हम उसी में लगे हुए हैं। सर, रेत पे प्रतिबंध है, बजरी नहीं आती है, बजरी पे प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी निर्माण का कोई कार्य रुका नहीं है, लगातार चल रहे हैं। और जिस थाना सर्कल से बजरी आती है वहाँ पर पुलिस वालों से उनकी बात हो जाती है और उसके बाद निर्माण भी चल रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, सबके सामने है। रात के अंधेरे में 3 बजे 4 बजे बजरी आती है, पूरे शहर में सप्लाई होती है और सब काम चल रहे हैं। कैसे रोकेंगे सर? क्या ये पुलिस की अकेले की जिम्मेवारी है? हम लोग जो है, आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं, पुलिस विभाग पूरी कार्रवाई कर रहा है। मेन जॉब है माइनिंग डिपार्टमेंट का। माइनिंग डिपार्टमेंट जब भी हमसे मदद मांगते हैं, हम उनको मदद उपलब्ध कराते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट में यदि अगर अवैध खनन हो रहा है, इस चीज़ का उनकी जिम्मेवारी है। माइनिंग एरिया में उनकी है। हमारी कंकरेंट जिम्मेवारी है, हमें भी पैरेलल पावर है, लेकिन हमें डिफरेंट सेक्शन में पावर है, उनको सभी में पावर है। बावजूद इसके भी हमारे लोग, आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो सीजर हैं वो पुलिस द्वारा हैं। बजाय इसके कि राज्य सरकार पे एक नीति भी बनी हुई है ज्वाइंट टास्क फोर्स की, तो भी वो टास्क फोर्स का तो कोई आदमी सामने नहीं आता और हमारे आदमी आगे बढ़ चढ़ कर उसमें कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पुलिस अपना पूरा 100% इसमें दे रही है, दूसरों के सहयोग की अपेक्षा है। सर, शराब की दुकानें रात को 8 बजे बंद होने के नियम है, लेकिन 8 बजे बाद भी पूरी रात 12-1 बजे तक हर थाना सर्कल में शराब बिकती है। शराब जो दुकानदार है वो बाहर खड़ा होकर 200 की बोतल 250 में बेचता है और हर थाना सर्कल में हो रहा है, आपके जयपुर में भी हो रहा है, आप भी जानते हैं। तो 8 बजे बंद। देखो, ऐसा है, मेरे यहाँ से डिकॉय ऑपरेशन कराया जाता है इन्हीं बातों पे। एक तो मुकदमा दर्ज करने पे, दूसरा ये अवैध कारोबार पे, और तीसरा ये जो आप दुकानों के 8 बजे के बाद खोलने की। बीच बीच में हम अभी जैसे 2 महीने तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी कोरोना के चक्कर में ये नहीं हुआ। अदरवाइज जो भी है इसमें डिफॉल्टर पाया जाता है, हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। देखो, एक मैं आपको बता दूं, अभी तो हमारा जो लॉ की मैंडेटरी ड्यूटीज़ पूरी हों उसके लिए ही पुलिस महिलाएं हैं। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आप जिस लेवल पे बता रहे हैं वहाँ चले। दूसरा, एक स्वाभाविक तौर पर महिलाओं की ये भी रहती है, वो ऑफिस में ज़्यादा काम करना पसंद करती हैं बजाय के। नहीं, वो तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में अधिकतर जो आपने देखा होगा ऑफिस ओरिएंटेड ज़्यादा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल हम इसको पॉजिटिव उसमें लेते हैं। बिल्कुल उनको भी आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी और उसमें भी उनको उतारा जाएगा। ट्रैफिक वगैरह उसमें तो हमारी महिलाएं पहले खूब लगी हैं। जो ट्रैफिक संचालन में काफ़ी महिलाएं लगी हुई हैं। अभी तो मैं आपको बताऊं, हमारे पहले से ही जितने भी संभाग कार्यालय हैं, जो रेंज ऑफिस हैं, उनमें एक साइबर यूनिट, नॉट थाना, साइबर यूनिट चल रही थी। और एक साइबर थाना कमिश्नरेट जयपुर में और एक साइबर थाना एसओजी में था। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने साइबर थाना भरतपुर और साइबर थाना जोधपुर सैंक्शन किया है। और दूसरी जो यूनिट हैं उनको भी समय के साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा। जहाँ तक आप एक्सपर्ट की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ बजट का प्रावधान है, जो एक्सपर्ट है उनकी सेवाएं लेने का। हम उनको हायर करते हैं और केस टू केस बेसिस में उनको शामिल करके इन्वेस्टिगेशन में काम में लेते हैं।
तो भी पावर है, तो भी है। आज भी हमारे एडीपी एपीपी होते हुए भी हम वकीलों को भी हायर करते हैं जो स्पेशल केसेस होते हैं, और इनमें भी जो जब तक हमारी खुद की स्किल डेवलप नहीं हो जाती पूरी तरह, तब तक हम इनकी हायर करते रहेंगे। इसके अलावा इसी साल जनवरी में राजस्थान पुलिस अकादमी में एक साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें एपीपी वगैरह, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, इन सब का साइबर फोरेंसिक में ट्रेनिंग दी जा रही है। बीच में मैंने जैसे बताया, मार्च के बाद कोरोना की सेकंड वेव आने की वजह से 3 महीने ही ट्रेनिंग हो पाई थी। उसमें मेरे ख्याल 2,500-3 हज़ार तीनों कैटेगरी के अधिकारियों को ट्रेन कर पाए हैं। अब दोबारा उसको प्रारंभ किया गया है। ये इसी साल दिसंबर में फंक्शनल हुई थी, जो लैब जिसकी मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर की। अब धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। सर ये 42% केसेस जो हैं बलात्कार के जो दर्ज होते हैं वो झूठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी झूठे होंगे, लेकिन रिकॉर्ड पे जो न्यायालय में बयानों के बाद जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से जो पाए गए हैं, वो 42% अपराध तो होते ही नहीं हैं, दर्ज कर लिए जाते हैं। जो लोग, क्योंकि राज्य सरकार की एक नीति है कि सभी जो भी अपराध लेकर थाने पे आता है उनका पंजीकरण होना चाहिए। आपको पहले फैक्ट फाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुकदमा दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन करें। झूठा होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई केसेज आपको बता सकता हूँ जो सेंसेशनल बने, लेकिन वास्तविकता जब पता चली इन्वेस्टिगेशन के बाद वो भिन्न थी। इसी तरह आपके जो ज़्यादातर ये जो अपहरण व्यापहरण वाले जो मामले हैं, 72% राजस्थान में झूठे हैं। 72 झूठे कह लीजिए या सामाजिक प्रथा की वजह से कह लीजिए। आपको ध्यान होगा राजस्थान में बहुत से एरिया में एक नाता प्रथा की व्यवस्था है, जिसकी वजह से मुकदमे दर्ज भी होते हैं। लेकिन एक ये सामाजिक बुराई है, इसको समय लगेगा दूर होने में। लेकिन इसकी वजह से हमारा जो आप जिनकी बात आप कह रहे हो कि महिलाओं पर अपराध बढ़ गए हैं, उसकी वजह से आंकड़ों में बढ़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता भिन्न है। लेकिन मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान में जितने भी सीरियस केसेस महिलाओं वाले हुए हैं, राजस्थान पुलिस द्वारा अविलंब कार्रवाई की गई है अपराधियों के विरुद्ध, और कोई भी केस मेरी जानकारी में अभी ऐसा नहीं है जिसमें अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है, जिसमें अपराध प्रमाणित है। के अपराध को रोकने की, पता लगाने की प्रयास लगातार जारी रहते हैं और कार्रवाई की जाती है। क्या आप आश्वासन दे सकते हो कि अपराध बिल्कुल नहीं होगा? अपराध होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, आदर्श स्थिति तो ये है कि अपराध ना हो, लेकिन क्या गारंटी है अपराध नहीं हो? ये आप दे सकता है कोई आदमी? अपराध पहला तो है, अपराध होना ही नहीं चाहिए। आदर्श स्थिति यही है। यदि हो जाता है तो अपराधियों के विरुद्ध पुख्ता विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस द्वारा 100% विधिक कार्रवाई प्रभावी की जा रही है। सर, अपराधियों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो अपराध रोकना भी एक पुलिसिंग की है, पुलिस का ही काम है। बिल्कुल पुलिस का काम है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, बावजूद पूरे प्रयासों के फिर भी यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसमें सेकंड ऑप्शन तो यही आता है ना कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वो की जा रही है। लास्ट सवाल की कमी है, महिला कांस्टेबल थानों पर नहीं है, वो हम देख लेंगे। हर उसमें वैसे महिला बाल विकास सेल है, डेस्क है हर थाने में। अगर कहीं नहीं है तो अब हमारे पास करीब राजस्थान पुलिस में 11% के करीब एवरेज जो है हमारी महिलाएं हैं। अब इतनी वो पहले वाली बात नहीं है। अगर कहीं उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। नहीं, बीट बिल्कुल होगी। उनको ऐसा है, एक बीट पे एक से ज़्यादा सिपाही होते हैं, तो हो सकता है 2-3 उसमें हर बीट में होंगे। प्रभारी होता है एएसआई, हेड कांस्टेबल वगैरह, वो उनके साथ होंगी, ऐसा नहीं है। अभी जो अपराधों को देखते हुए, चाहे वो मानव तस्करी का मामला हो, चाहे वो
शराब तस्करी का मामला हो और चाहे ये नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला हो। जैसे आज ये संभागीय समीक्षा रखी गई है, इसी के लिए योजना बनाने के लिए इन चीज़ों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उसी को परखने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और जो आपके कंसर्न हैं आने वाले समय में आप देखेंगे वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके होंगे। हम अनुशासित विभाग हैं, एक अनुशासन से गवर्न होते हैं। हम एक कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। हमारा जो मैं आपको हमारे से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। और जो मैंने बोला ना, आंकड़े अपने आप बोलते हैं। मैंने दो बातें बोली हैं, पंजीकरण और अपराध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपराध तो जो है वो सबके सामने है। मैंने कहा ना, अपराध बीमार मानसिकता की उपज है। जब तक उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल रूपी थाने में नहीं लाया जाएगा तो उसका सुधार कैसे होगा। अस्पताल रूपी थाने में लाने के लिए मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, तभी उसका इलाज प्रारंभ हो सकता है। देखो, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, आंकड़े अपने आप बोलते हैं। क्राइम इन इंडिया 2019 आपके पास है, नहीं है तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और हमारा जो MCR है ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, है ना। क्राइम इन इंडिया 2019 ऑनलाइन है NCRB की। हमारा MCR ऑनलाइन है, आपसे छुपा नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए, खुद एनालिसिस कर लीजिए। इससे ज़्यादा पारदर्शिता और क्या बताएंगे हम। कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप सूचना दे सकते हो, खुद पुलिसिंग नहीं कर सकते हो। आप लोग यदि अपने लेवल पर लोगों को ये कार्रवाई करोगे लोगों के विरुद्ध, वो ठीक नहीं है। आपको खुद को भी खतरा होगा और कानून को अपने हाथ में लेने का एक इल्ज़ाम भी लग सकता है।